नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज इस वीडियो में हम कुल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन हिंदी में भी आपको डिस्प्ले होंगे एंड इंग्लिश में भी आपको ये डिस्प्ले होंगे, तो आपको किसी प्रकार की इस यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 2023 का ये एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, यानी कि जो आपके हर एक पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो आपका ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स एंड कॉमर्स मैनेजमेंट तथा सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इन सब के लिए बेटर है। ठीक है, तो अगर जहाँ तक बात आती है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इन सब के, तो उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। बाकी यहाँ के क्वेश्चन भी वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जैसे कि जो जो स्ट्रीम होती है, कुछ के साइंस होते हैं, कुछ के आर्ट्स होते हैं, कुछ के इंजीनियरिंग होते हैं, तो उसी के हिसाब से मेथोडोलॉजी भी थोड़ा अलग अलग होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आखिरकार पूछने नहीं होते हैं, तो लोग मेन जो स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है आर्ट्स स्ट्रीम का है, तो आप अगर इस स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, और साइंस के लिए भी ये बेनिफिशियल है, बट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह के फिजिक्स के लिए उतना नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो हमको बता दें कि ये जो हम आपको आंसर देंगे इस सारे पीवाईक्यू के, वो आंसर की से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम अपने पास से नहीं दे रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है और इसका आंसर की भी मिला है, उसी से हम आपको आंसर बताएंगे। जहाँ कुछ रहेगा, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, और वो हम करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पीएचडी का एनटीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, और भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पेपर्स लेने चाहते हैं अपने सब्जेक्ट या रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इज़ वन विच, तो इसमें से एक कोई, और हिंदी में है प्रभावी शिक्षण निर्देशात्मक सुविधा वह है जो रंगीन और अच्छी लग रही है, सभी संकायों को सक्रिय करती है, सभी छात्रों के लिए दृश्यमान है, या तैयार करने और उपयोग करने में आसान है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज़, सभी संकायों को सक्रिय करना। तो ये जो इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑल फैकल्टीज़ को एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है। तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, लिमिटेड वोकैबुलरी है, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन है। तो इसमें से ए आंसर जो है वो आपका सही है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि सार सोच, ये धीमे शिक्षार्थी की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन शुरू में आसान होते हैं, बट उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से आपको मीडियम मिलेंगे, फिर थोड़े से स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहले 3-4 क्वेश्चन देख के आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे बड़े बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन ना टफ होते हैं, ना सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। कुछ आपको आसान मिलेंगे, कुछ आपको टफ मिलेंगे, कुछ मीडियम में मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलता ही है, और ये वैसे ही पेपर है, ओरिजिनल है। तीसरा क्वेश्चन है, गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, तो लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्नलिखित पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक चूज करना है जो सही है। तो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि भाषा या अभिव्यक्ति, तार्किक प्रस्तुति, जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, विषय की व्यापकता। तो तीसरे का जो सी यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वाट एवर इज रीड, यही सही है। ठीक है, तो लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन, जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, तो इसमें है रोल प्ले का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य है पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, संचार क्षमता में सुधार करना, अभिनय प्रतिभा विकसित करना, संवाद लेखन कौशल का मूल्यांकन करना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, यानी कि संचार क्षमता में सुधार करना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग का घटक नहीं है। तो ए ऑप्शन है, छात्रों की समझ की जांच करने के लिए पूछताछ, छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, सीखने में कितना समय लगता है इसके बारे में लचीला होना, छात्रों के व्यवहार का प्रतिक्रियात्मक तरीका। तो पांचवें का जो ऑप्शन सही है वो है डी, यानी कि रिएक्टिव
मूड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्रों के व्यवहार का प्रतीकात्मक तरीका जो है ये इफेक्टिव टीचिंग का घटक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ये इफेक्टिव टीचिंग का घटक नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम के आधार पर सांख्यिकीय डाटा के मूल्यांकन की एक व्यवस्थित विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें मेटा एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस है, सिस्टमैटिक है, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है मेटा विश्लेषण यानी कि मेटा एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन पर्पज ऑफ पर्सनल डाटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन रिसर्च स्टडीज इज, यानी कि अनुसंधान अध्ययन में व्यक्तिगत डाटा को गोपनीय रखने का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला, प्रतिभागियों के निजी जीवन के बारे में अधिक जानना। दूसरा, सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए। तीसरा, नुकसान की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की आशंका। चौथा है, प्रतिभागियों से छिपाना, उनके बारे में क्या लिखा गया है। तो जो सातवां है उसका सी ऑप्शन ज़्यादा सही है और सी ही सही है इसमें आंसर की के हिसाब से। एप्रीहेंशन ऑफ हार्म आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि नुकसान की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की आशंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ थीसिस हैज़ बीन सबमिटेड इन ऑर्डर टू अटेन अ डिग्री और रिलेटेड कंटेंट ऑब्जेक्टिव द सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज, जब किसी डिग्री या संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक थीसिस प्रस्तुत किया गया है तो पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र तैयार किया गया है, क्योंकि यह अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, यह कार्यकर्ता को नाम और प्रसिद्धि देता है, यह सभी बंधनों से निकासी देता है, यह शोध कार्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। तो हमें लगता है कि आपके अनुसार भी डी ही आंसर सही होगा और आंसर की में भी डी ही दिया गया है। ठीक है, यह शोध कार्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, इसलिए जब भी कोई थीसिस प्रस्तुत होती है तो उसे सुपरवाइजर्स के द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, सेमिनार इज मोर थियोरेटिकल लेस प्रैक्टिकल, सेमिनार इज मोर प्रैक्टिकल लेस थियोरेटिकल, वर्कशॉप इज मोर थियोरेटिकल लेस प्रैक्टिकल, वर्कशॉप इज मोर प्रैक्टिकल लेस थियोरेटिकल। यानी कि अगर इसे हम हिंदी में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संगोष्ठी अधिक सैद्धांतिक कम व्यवहारिक है, या अधिक व्यवहारिक कम सैद्धांतिक है, या कार्यशाला अधिक सैद्धांतिक कम व्यवहारिक है, कार्यशाला अधिक व्यवहारिक कम सैद्धांतिक है। तो संगोष्ठी और कार्यशाला दो चीज़ों को बताया गया है और व्यवहारिक और सैद्धांतिक के बारे में आपको कथन के अनुसार आंसर देना है। तो यहाँ पर जो 9वें का आंसर है वो है ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट तथा फोर्थ आपका सही है। ठीक है, पहला एंड फोर्थ आपका ये दोनों सही है। ठीक है, और कौन से ऑप्शन के अंतर्गत है ये है आपका ए ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो संगोष्ठी है वो अधिक सैद्धांतिक कम व्यवहारिक है और कार्यशाला अधिक व्यवहारिक कम सैद्धांतिक है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका समय भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही लगता है कि ये थोड़ा लेंदी है, ये आपको बजा देगा, और इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या CSIR नेट में ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो लोग इसमें फंस जाते हैं। आपको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, करना है, तो इसी में आप झूलते रहोगे। इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विद, यानी कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है। तो शॉर्ट टर्म रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये जो आपका संबंधित है वो है लॉन्ग टर्म रिसर्च से, यानी कि दीर्घकालिक अनुसंधान से। बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच होता है वो वास्तव में संबंधित होता है किससे, लॉन्ग टर्म रिसर्च से। तो अब है क्वेश्चन नंबर 11, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको पिक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है जो स्टेटमेंट है वो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया, यानी कि गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है। दूसरा, संचार एक सीखी हुई क्षमता है। तीसरा, संचार टूटता नहीं है। और चौथा है, अधिक संचार का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी शिक्षण। ठीक है, तो ये 4 कम्युनिकेशन के स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है आंसर की के अकॉर्डिंग वो है ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कथन आपके यहाँ पर सही हैं, जिसके अनुसार
आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। ए ऑप्शन में 3 कथन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़, कम्युनिकेशन इज़ अ लर्न्ड एबिलिटी, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्लास इज। तो कक्षा में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो क्या बाधा है यहाँ पर जो सिंपल सा यहाँ पर आंसर दिख रहा है वो डी दिख रहा है, यानी कि एक्सेस ऑफ नॉइज इन अ क्लास। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका डी आंसर सही है 12 का। 30 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि संचार बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है। और ऑप्शन है यहाँ पर एग्रेशन, यूज ऑफ jargon, सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन। आक्रामक हो सकते हैं आप, शब्द जाल का उपयोग करेंगे, जमीनी नियमों की स्थापना या अग्रिम प्रौद्योगिकी प्रावधान। तो यहाँ पर संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी आप रणनीति का प्रयोग करेंगे। तो जो 13 है उसका सी है, सी यानी कि सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, जमीनी नियमों की स्थापना, ठीक है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। इसमें से कोई एक ओरल कम्युनिकेशन का फीचर साइलेंट फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको फाइंड करना है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी मौखिक संचार की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इनमें से कोई एक मुख्य विशेषता नहीं है, उसे आपको पिक करना है। तो 14 का जो है वो आंसर सी है, यानी कि रेक्टिफिकेशन फैसिलिटी, सुधार सुविधा, ठीक है। तो इसमें 14th में आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड 13 में भी आपका सी ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द कंपोनेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। यहाँ पर है सोशल स्पेस वॉइस एंड इम्प्रेशन, वॉइस इम्फेसिस एंड इम्प्रेशन। वॉइस सोशल स्पेस एक्सप्रेशन है, इम्फेसिस सोशल स्पेस एंड वॉइस है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में दिया है निम्नलिखित में से किस समूह में पैरा लैंग्वेज संचार के घटक है। तो सामाजिक स्थान, आवाज़ और छाप, आवाज़ जोर और छाप, आवाज़ सामाजिक स्थान अभिव्यक्ति, जोर सामाजिक स्थान और आवाज़। तो इसमें जो आंसर है आपका वो सही है बी, यानी कि आवाज़ जोर और छाप, ठीक है। तो जो 15 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ये यूजी नेट में 1 2 3 बार पूछ चुका है। तो कौन सा सर्च इंजन है आप बताइए। यहाँ पर जो सर्च इंजन है वो है आपका बिंग, ठीक है। बिंग आपका एक सर्च इंजन है। तो 16 का बी आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पायरेसी रिफर्स टू। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर चोरी करना और बिना लाइसेंस वाली प्रतियों का वितरण करना। दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तीसरा है एक वेबसाइट तक पहुंच प्राप्त करना और अवैध गतिविधि करना। डी है एक उचित लाइसेंस कुंजी के साथ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेचना। तो 17वें का जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी करना और बिना लाइसेंस वाली प्रतियों का वितरण करना। तो 17वें का ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो ये सी है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल इज। तो 19 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, एड्रेस बुक, ठीक है। ईमेल में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी स्टोर करने का सुविधाजनक स्थान क्या है। तो यह है एड्रेस बुक, ठीक है। एड्रेस बुक आपका एक सुविधाजनक स्थान है। यहाँ पर NPTEL का पूरा नाम, NPTEL स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, ठीक है। तो जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें हम जल्दी खत्म करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव का कारण है। तो कौन सा कारण है इसमें। 21 का बी है, ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ग्रेविटेशनल पुल जो है ये जो है वायुमंडलीय दबाव का कारण है। 22 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिड्यूसिंग एसिड रेन एंड एसिड डिपोजिशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिंदी भी देख लेते हैं, और वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी वाला है, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, लेकिन हिंदी में देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा और अम्ल जमाव की समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो अम्लीय झीलों का चूना जोड़ना या जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम कर देना, अम्ल प्रतिरोधी फसलों का बढ़ावा देना, धुआं छोड़ने वाली चिमनियों का। तो ऑप्शन तो आपका बी सही है, ये जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करना।
23वां क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट इन इंडिया द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द लीस्ट। तो वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा सबसे कम है? तो जो सबसे कम है वो है आपका न्यूक्लियर, ठीक है, परमाणु, परमाणु का सबसे कम हिस्सा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू बी अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो सतत विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 2030 तक ये प्राप्त किया जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। तो फॉलोइंग जो पॉल्यूटेंट्स है जो आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल है भारत में, वो है आपका डी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, डी सल्फर डाइऑक्साइड है। 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स चैनल वाज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 2003 फॉर द स्प्रेड ऑफ टेक्निकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो डिस्टेंस एजुकेशन की जहाँ बात आती है वहाँ आप तुरंत जान जाया कीजिए एकलव्य, ठीक है। इस समय इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं टीचिंग वैकेंसीज के, जो आप EMRS का एक देखे होंगे वो इसी का है। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट्स एक्सेट्रा। तो ये आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब आप इसे खुद जानते होंगे, ये डी वाला है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटर, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक जमाकर्ता। 28 नंबर क्वेश्चन, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा घोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों को इसकी अनुमति नहीं है। उच्च शिक्षा में कार्यक्रम की पेशकश और डिग्री जारी करना, उच्च शिक्षा के किसी भी संस्थान को संबद्धता देना, यूजीसी की अनुमति के बिना क्रमशः देश और विदेश में कहीं भी ऑफ कैंपस और ऑफ शोर कैंपस खोलना, दूरस्थ शिक्षा परिषद की मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करना। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है सी, यूजीसी की अनुमति के बिना क्रमशः देश और विदेश में कहीं भी ऑफ कैंपस और ऑफ शोर कैंपस खोलना, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन। तो 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता किसे? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में कहाँ शामिल करेंगे आप? तो ऑप्शन यही सही है आपका सी। 30 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल बी कंसिडर्ड अ रिलेटिवली एडवांस स्टेज। यानी कि मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था को अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था माना जाएगा? ए है नकल के माध्यम से मूल्य संग्रह, बी आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन, एक्सपोजर के माध्यम से मूल्य स्पष्टीकरण, एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी ही है, एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन, वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन। तो 31 है, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। 80 है, फिर 10 है, फिर 70 है, फिर 15 है, फिर 60 है। तो इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? तो जो अगला नंबर होगा वो होगा आपका 20, ठीक है। ये कैसे होगा? तो जैसे 80 में 10 माइनस हो रहा है तो ये आपका हो जा रहा है 70, एंड 70 में फिर 10 माइनस हो रहा है तो 60 हो रहा है। इस तरह 60 में 10 माइनस होगा तो 50 होगा आगे। लेकिन ये बीच वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 में 5 प्लस हुआ 15 हुआ, तो फिर 5 प्लस होगा तो यहाँ पर 20 होगा बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32, इसमें आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। इसमें आपको बी भी दिया गया है, एफ ई है, फिर आई आई है, फिर एन एल है, फिर पी पी है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली पहला जो दो लेटर है वो कॉमन है, यानी कि बी बी कॉमन है। उसके बाद एफ ई जो है, जैसे कि बी से आप जब एफ ई की तरफ जाओगे तो बी सी डी आपको दो लेटर पार करके यहाँ पर ई और एफ करना है, ठीक है। तो ई एफ हुआ, उसके बाद एफ से अगर आप देखोगे तो दो लेटर जी एच आपको दो लेटर प्लस करने हैं, तो जी एच, फिर उसके बाद आई आई, मतलब कि एक जंप एक यहाँ पर स्लॉट जंप करने के बाद फिर कॉमन लेटर आपको रखने हैं, ठीक है। तो आई से जिस प्रकार से यहाँ पर सीरीज बन रही है, फिर आई के बाद जब आप दो लेटर जंप करेंगे तो आई जे के यल आएगा। तो यहाँ पर जो यन लिखा है, यन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आंसर लाने में, ठीक है। यहाँ पर यन की जगह यम होना चाहिए। अगर हम यम रखते हैं तो यल यम होगा और ये भी बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यम से जब आप जंप करोगे पीपी की तरफ तो यन ओ, दो लेटर जंप होगा, पीपी हो जाएगा कॉमनली, ठीक है। तो पी के बाद फिर जब आप दो लेटर जंप करोगे तो पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर होता है। तो क्यू आर यानी कि दो लेटर, तो क्यू आर के बाद आता है यस और टी। क्योंकि हम बेस इस तरफ से लेटर लिख रहे हैं ई एफ
यल यन या और, तो उसी तरह लिखेंगे यस टी। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए आंसर जो होगा वो यहाँ पर दिया है टी एस, ठीक है। तो 32 का जो है वो आंसर होगा ए एस, टी एस ए ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है आप समझ गए हो। अगर आप यन रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत है। हमने कई बार ट्राई किया, आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद जो हमने ये बताया है इसको भी देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 33 है, ये रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पे दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो दीपक बेसिकली नितिन को कह रहा है कि वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के, तो मेरे पिता, तो जैसे यहाँ पर दीपक जो है यहाँ पर है, अब इसके पिता होंगे, मान लीजिए ये इनके फादर हैं, ठीक है। पिता की पत्नी फादर, तो मदर हुई। अब मदर की बेटी मान लीजिए ये डॉटर हुई, और इनकी सिस्टर हुई, ठीक है। क्योंकि मदर की बेटी होगी तो इनकी सिस्टर होगी। अब बेटी जो है ये इनकी मदर की बेटी, ये सिस्टर हुई इनकी। अब इसके 2 भाई, मतलब कि दीपक जो है उसका एक और भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आप रख लीजिए, या अक्सर रख लीजिए, ठीक है। तो इसके 2 भाई हुए, ये 2 भाई हैं, और एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसमें बड़ा छोटा पूछ नहीं रहा है, सीधा पूछ रहा है किस प्रकार से संबंध है दीपक का। तो दीपक का संबंध उससे, उस लड़के से भाई का होगा, ठीक है। किसका संबंध होगा? भाई का। तो 33 का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा सही है? बी, भाई का, ठीक है। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें जिंक है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है एंड प्लेटिनम है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर जो 34 का आंसर दिया गया है वो डी दिया गया है, बट हमारे अनुसार ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे ब्रॉन्ज होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखा जाए तो जिंक, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये तीनों एक शुद्ध रासायनिक तत्व हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रॉन्ज है वो इन तीनों की भांति शुद्ध रासायनिक तत्व नहीं है। यानी कि ये जिंक और सिल्वर और प्लेटिनम ये तीनों प्योर केमिकल एलिमेंट हैं, बट ब्रॉन्ज इन तीनों की तरह प्योर केमिकल एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम ग्रुप से बाहर रख सकते हैं। तो हमारे अनुसार तो बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, बट आंसर की में डी दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता एज 82589662, हाउ विल कैलिकट बी कोडेड? तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताते हैं। ये 35 का सी आपका सही होगा, 8251,896, इसे आप कर लीजिएगा। इसमें सारे लेटर दिए गए हैं, आपको बस उस लेटर के नंबर को इस पर रखना है, आपका आ जाएगा। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज सेलर और कंपास, ठीक है। यानी कि नाम निम्नलिखित में से किसका संबंध निम्नलिखित के समान है? जैसे नाविक का कंपास से है, तो उसी तरह कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो इसमें जो मैच कर रहा है वो है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से। जिस तरह नाविक का कंपास से होता है, उसी तरह डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ट्रू प्रेमिसेस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वाक्य के साथ वैध वियोजक तर्क का वर्णन करता है? तो 37 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ध्वनि साउंड जो है वो आपका सही आधार वाक्य के साथ वैध वियोजक तर्क का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूएल इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यानी कि यदि कथन कथन क्या है? कुछ पुरुष क्रूर हैं, असत्य है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? जैसे कि एक कथन दिया गया है कुछ पुरुष क्रूर हैं, लेकिन ये असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, आपको सही कथन इसमें से आंसर देना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, केवल 3, यानी कि कुछ पुरुष क्रूर नहीं होते हैं, इस प्रकार का कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? डी, 38 का। तो दोस्तों 39 से लेकर 45 तक ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, इसके अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न तालिका में 1995 से 2000 तक 5 निर्माताओं की कारों की घरेलू बिक्री दर्शाती है। तो सभी आंकड़े हजारों में है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई, ये मैन्युफैक्चरर हैं, और ये आपके ईयर दिए गए हैं इस ईयर में, और यहाँ पर बिक्री जो दर्शाई जा रही है वो इधर दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको देखकर एक तरफ लिखना होगा, तो आप लिख लीजिए। लिखने के बाद
आपको हम आंसर बताते चलते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, पूछा गया है कि दी गई अवधि को ध्यान में रखते हुए बताइए कि किस निर्माता की घरेलू बिक्री सबसे अधिक है। तो इनमें से कौन से निर्माता हैं जिनकी घरेलू बिक्री सबसे अधिक है? तो 39 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, यहाँ पर जो ए निर्माता है उनकी घरेलू बिक्री सबसे अधिक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनमें ए बी सी डी ई करके था, तो ए यहाँ पर ऑप्शन में भी है और ए निर्माता जो है उनकी घरेलू बिक्री सबसे अधिक थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1996 के दौरान निर्माता बी की कारों की घरेलू बिक्री का अनुमानित हिस्सा क्या है? तो अब इसका परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। अनुमानित हिस्सा निकालने के लिए आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा और ज़्यादा वीडियो लॉन्ग में नहीं करनी है, इसलिए हम फटाफट आंसर देंगे। तो 40 का जो ऑप्शन है वो डी सही है, यहाँ पर 19.5% होगा। एंड 41 क्वेश्चन है, वर्ष 2000 के दौरान किस निर्माता की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 41 का जो आंसर है वो सी है, यानी कि जो सी निर्माता थे उनका पिछले वर्ष यानी कि 2000 वर्ष के दौरान इनकी बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन के संबंध में दी गई अवधि में कारों की बिक्री सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कारों की बिक्री, तो ये जो है आपका वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए, यानी कि 1999 जो अवधि दी गई है इस अवधि में कारों की बिक्री सबसे अधिक है, मतलब वर्ष 1999 के दौरान कारों की बिक्री सबसे अधिक हुई है। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्माता ने दिए गए वर्षों में लगातार वृद्धि की है? 43 का डी ऑप्शन सही है, यानी कि जो डी निर्माता है वो दिए गए वर्षों में लगातार उन्होंने वृद्धि की है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, कितने निर्माताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में किसी विशेष वर्ष में बेची गई कारों की संख्या में कभी गिरावट नहीं दिखाई है? तो ऐसे कितने निर्माता हैं, तो वो आपको निकालने के बाद कैलकुलेट करना होगा। अगर ए बी सी दो 3 निकलते हैं तो 3 लोगों को आपका ऑप्शन लगाएंगे, अगर इस तरह से 2 निकलते हैं तो 2 ऑप्शन में जो है वो आप लगाएंगे। तो इसमें जो आंसर है वो है 3, यानी कि सी ऑप्शन। 3 ऐसे निर्माता हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में किसी विशेष वर्ष में बेची गई कारों की संख्या में कभी गिरावट नहीं दिखाई है। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी निर्माता द्वारा किसी वर्ष में एक से अधिक बार कितनी बार कारों की बिक्री 450 से अधिक हुई है? तो 45 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 9। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें ख़त्म करना है। अगर हम छोटी वीडियो लाते 10-15 क्वेश्चन की तो ज़रूर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन के क्वेश्चन और आते हैं जो कि 46 से लेकर 50 तक हैं। इसमें आपको ये पैसेज पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो ये पैसेज है, आप इस पैसेज को इंग्लिश में देख लीजिए, इतना लंबा है। और इसी पैसेज का पार्ट ये भी है इतना, इसको भी देख लीजिए इंग्लिश में। पैसेज और ये आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट इतना ज़्यादा ये होता नहीं है। ये पैसेज थोड़ा लंबा है, इसको आपको पढ़ के पूरी तरह से आंसर तब आपको देना है। इसी में से आंसर नीचे दिए गए हैं। हम आपको, क्योंकि ये आंसर पहले से निर्धारित होते हैं, तो हम आपको इसे बताते चलते हैं। 46 का जो क्वेश्चन है वो है, उपभोक्ता संरक्षण पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन ने विशेष ध्यान देने के लिए क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई, या कि उपभोक्ता के लिए खुली राहत निर्दिष्ट की? तो 46 का जो आंसर है वो है ए, विशेष ध्यान देने के लिए क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। 47 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को संरक्षण देने का प्रस्ताव करता है, और इसका ऑप्शन सही है बी, घटिया सामान बेचकर धोखा देने के विरुद्ध। ये है 48 नंबर क्वेश्चन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाई, तो सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में योगदान दिया। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, बुनियादी ढांचे द्वारा सेटिंग करने। ठीक है, सेटिंग करने में योगदान दिया, बुनियादी ढांचे द्वारा सेटिंग करने में योगदान दिया। और किसने? सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन के प्रसार को आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है? इसमें ऑप्शन आंसर की के अनुसार बी, एक मल्टीमीडिया दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। 50 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडीज इज, उपभोक्ता निकायों की भूमिका है, तो ये है बाजार पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट। डी ऑप्शन सही है। तो 50 क्वेश्चन हमने आपको बताए, हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगा हो और कुछ क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया जो मैथ के थे, उससे आप निराश मत होइएगा।
ये वीडियो हमें लॉन्ग नहीं खींचना था, वैसे हम सीधा-सीधा आंसर बता के ही चलते। तो आपको इसे पीडीएफ फॉर्मेट में लेना है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अलग बहुत जल्द ही करके प्रोवाइड करेंगे। जितने रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम में जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको एक हम अलग पीडीएफ में करके बहुत जल्द ही आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन लेके।